नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। अपन नियत 8 बजे जो है एक दूसरे से फिर से जुड़ गए हैं। हालांकि ये क्लास लाइव नहीं है, लेकिन आपको लाइव जैसा ही आनंद आएगा। प्रीमियर पर चल रही है। मैं नहीं चाहता कि आप लोगों की नियमितता टूटे, और इस नियमितता को बनाए रखने के लिए मैं मेरी तरफ से जितने प्रयास हो सकते हैं वो सभी कर रहा हूं। क्योंकि इस दरमियान ही मेरे कुछ जरूरी काम होने के कारण लाइव नहीं आ सका, तो ये प्रीमियर पर है, लेकिन नियमितता टूटनी नहीं चाहिए। और आप लोग जो है बिल्कुल नियमित तरीके से आप लोगों को पढ़ना है। सोम से शुक्र अपनी क्लास आई रही है, शनि रवि को करना है रिवीजन, और फिर वापस सोमवार को अपनी क्लास आएगी। आज जो पढ़ने जा रहे हैं साथियों, आप लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण और बहुत बढ़िया टॉपिक है राजस्थान में ऊर्जा संसाधन। और ये भी कह सकता हूं कि ये एक थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक है, लेकिन इसको इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करेंगे कि चीजें आप लोगों को समझ में आ जाए, चीजें आप लोगों के याद हो जाए, और परीक्षा में जब बने तो आप लोग सही उत्तर करके आए। ठीक है, खनिज अपन पूरे कर चुके हैं और अब ऊर्जा संसाधन पढ़ रहे हैं। इसी एक ही क्लास में ऊर्जा संसाधन को पूरा पढ़ लेंगे। ठीक है, और इसके बाद में आप लोगों के ज्यादा कुछ टॉपिक बचे नहीं है। एक पर्यटन बचा है और एक यातायात के साधन बचे हैं। तो जैसा मैं प्लानिंग लेकर चल रहा हूं कि सितंबर में ही आप लोगों की ये चीज पूरी हो जाए और अपन अक्टूबर में इतिहास की क्लासेस शुरू कर ले, उसी प्लानिंग पे चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। देखो, ऊर्जा के स्रोत या ऊर्जा संसाधन पढ़ते हैं तो इसमें सबसे पहले पढ़ना पड़ता है अपने को क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण पढ़ना पड़ता है। और इसमें कई सिलेबस के अंदर टॉपिक इस तरीके से दे रखा होता है कि परंपरागत ऊर्जा के स्रोत और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, ऐसे ही टॉपिक दे रखा होता है। तो देखो यहाँ पे समझते हैं कि परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत क्या है। सबसे पहले समझे परंपरागत। ये भी दो तरह के हो गए, एक तो अनवीकरणीय और एक नवीकरणीय। नवीकरणीय जो बार बार जो है नयापन जिसके अंदर वापस प्राप्त किया जा सके जिन्हें, वो नवीकरणीय है। और अनवीकरणीय जिसको जो एक बार यूज कर लिया वापस प्राप्त नहीं किया जा सकता, वो। तो देखो, परंपरागत अनवीकरणीय के अंदर क्या आते हैं, अधिकांश जीवाश्म ईंधन भूमि के भीतर पाए जाते हैं, यानी कि जीवाश्म आधारित होते हैं। जैसे जीवाश्म आधारित में क्या आ जाएंगे, कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस, इसके जो है उदाहरण देखने को मिलते हैं। और परंपरागत नवीकरणीय के अंदर क्या आएंगे, भूमि के ऊपर जीवाश्म ईंधन के रूप में पाए जाते हैं। ये कैसे पाए जाते हैं, ये जमीन के अंदर पाए जाते हैं। और ये कहां पाए जाते हैं, ये ऊपर पाए जाते हैं। इसमें क्या आ जाएंगे, लकड़ी, गोबर, कृषि, वनस्पति अपशिष्ट, लकड़ी का चारकोल, ये सब इसके अंदर आ जाते हैं। और है कैसे, दोनों ही परंपरागत। और गैर परंपरागत के अंदर यानी कि साइंस और टेक्नोलॉजी आने के बाद में जो चीजें काम में आने लगी, वो आप लोगों के गैर परंपरागत है। जैसे यहाँ पे देखोगे सोलर ऊर्जा, ठीक है, सौर ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी। अब ये जब सोलर प्लेटें इजाद हुई, जब ये चीजें बनी, तब आने लगी। जलीय ऊर्जा, अब जलीय ऊर्जा जो है अपवाद है। जलीय ऊर्जा अपन आगे भी पढ़ेंगे, जो यहाँ पे आप लोगों के परंपरागत के अंदर भी अपवाद के रूप में पढ़ने को मिलता है। तो ये जल ऊर्जा, इसके अंदर एक अपवाद मिलेगा, बाकी सारा के अंदर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, फिर देखो पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, हाइड्रोजन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जैव ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और जैव ईंधन। यानी कि ये सारी की सारी आप दिमाग लगाओ कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी आने के बाद में जो चीजें काम में आने लगी है वो गैर परंपरागत है। क्योंकि अपार यूं ध्यान रखना कि आपा बाप दादा और मतलब पूर्वज जितना भी पुरखा आनी माने साइंस टेक्नोलॉजी को नॉलेज कौन हो, तो वो परंपरा से जो चीजें चली आ रही थी उन्हीं को यूज कर रहे थे। गैर परंपरागत वो हो गए जो साइंस और टेक्नोलॉजी आने के बाद में बदलाव के साथ में आई है। याद करने के नजरिए से बता रहा हूं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। देखो, अब परंपरागत साधन और गैर परंपरागत अंतर पढ़ लेते हैं कि क्या अंतर है। एक बार यहां से ये चीजें बेसिक क्लियर हो गई तो फिर अपने को जो है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इनमें पढ़ने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। 1 घंटे की क्लास में अपन बहुत अच्छी तरीके से ऊर्जा को जो है पढ़ लेंगे, क्योंकि इस क्लास में बिल्कुल भी बात अपनी नहीं होगी। बात नहीं है, सीधा 100% प्योर स्टडी कंटेंट है। तो पूरी तरीके से फोकस क्लास है, तो आप लोगों को भी इस पे ध्यान देना है। देखिए, परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंदर देखो, मानव पशु ईंधन यानी कि लकड़ी, कोयला, खनिज, तेल, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत शक्ति। अभी मैंने आप लोगों को ये कह दिया था पहले कि जल विद्युत इसके अपवाद के रूप में शामिल होता है। ये परंपरागत साधन है। और ऊर्जा के परंपरागत साधनों को मानव प्राचीन समय से ही उपयोग में लेता आ रहा है। जो चीज मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं वही चीज यहाँ पे लैंग्वेज में लिखी है। जल विद्युत शक्ति को छोड़कर, क्योंकि ये मैंने पहले ही कह दिया अपवाद के रूप में शामिल है, अन्य सभी साधन एक बार उपभोग कर लिए जाने के बाद में सदैव के लिए समाप्त हो जाते हैं। अर्थात ये सही संसाधन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट करना इसको, ये सही है
और ये यहाँ पे पढ़ेंगे अपन अक्षय, अपन पढ़ते हैं ना अक्षय ऊर्जा, क्या पढ़ते हैं, अक्षय ऊर्जा, यानी कि जिसका क्षय न हो सके वो अक्षय ऊर्जा है। तो यहाँ पे अपन अक्षय ऊर्जा पढ़ेंगे, ये क्षय है। ऊर्जा के परंपरागत साधनों का उपयोग विश्व में व्यापक स्तर पर किया जाता है और ऊर्जा के ये साधन पर्यावरण प्रदूषण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जल विद्युत इसका अपवाद है। ये इनसे पर्यावरण प्रदूषण होगा, कैसे होगा ये देख लो, यहाँ पे प्राकृतिक गैस से होगा, ठीक है, कोयले से होगा, खनिज तेल से होगा, तो पर्यावरण प्रदूषण होगा। यहाँ पे ये पढ़ेंगे अपन कि सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा वगैरह, तो यहाँ पे पर्यावरण प्रदूषण इनसे नहीं होता। तो गैर परंपरागत स्रोत के अंदर देखो सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, वायु ऊर्जा, ठीक है, जो कूड़ा कचरे से प्राप्त होती है, ये सारे के सारे कैसे हैं, गैर परंपरागत है। और ऊर्जा के गैर परंपरागत साधनों का विकास वैज्ञानिक तकनीक के विकास के साथ में हुआ है। अब मैंने आप लोगों को चीजें याद कराने की दृष्टि से बताई है, लेकिन लॉजिक यही है। ये क्या है, एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हो जाए तो अपने को चीजें याद रहती है, फिर अपने क्या है कंफ्यूज नहीं होते इस चीज में कि ये परंपरागत है ये गैर परंपरागत है। यही चीज यदि आप लोगों के दिमाग में बैठ गई, फिर आप किसी तरह के कंफ्यूजन में नहीं पड़ेंगे। ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन नव्यकरणीय होते हैं और इनका निरंतर उपयोग किया जाता रहेगा। जैसे जब तक ब्रह्मांड रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, तब तक इनका उपयोग होता रहेगा, ठीक है। तो सूर्य रहेगा, ठीक है, ब्रह्मांड रहेगा तो सूर्य रहेगा, सौर ऊर्जा अनवरत चलेगी, है ना। तो ये कैसे हो गए, अक्षय संसाधन हो गए एक तरीके से, इनका कोई क्षय नहीं हो सकता। और ऊर्जा के गैर परंपरागत साधनों की उपलब्धता तो पर्याप्त है, परंतु उनका उपयोग व्यापक नहीं है। ऊर्जा के ये साधन कैसे होते हैं, प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। अब ये है तो बहुत, अपने को पता है कि सूरज तो धूप ऐसे ही दे ही रहा है। अब धूप के कई जना कहते हैं धूप वेस्ट हो रही है, हालांकि ज्यादा सोलर प्लांट लगाना भी प्रकृति के लिए हानिकारक है, क्योंकि फिर जो है ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जहां जहां पे सोलर पार्क लगे हुए हैं वहां का टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है, तो ये भी कहीं ना कहीं इनके साइड इफेक्ट भी होते हैं। इनसे बहुत सारी ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है, संसाधनों की कमी है। क्यों, क्योंकि अभी तक इतनी जो है मशीनरी पूरी तरीके से व्यापक नहीं हुई है। लेकिन बहुत ज्यादा इनका दोहन किया जाए, बहुत ज्यादा इनका उत्पादन किया जाए तो वो भी हानिकारक तो एक तरीके से है, ठीक है टाबरों, याद रखनी है। तो ये कंसेप्ट समझ में आ गया ना, एक तो ये आप लोगों को बताया मैंने, एक ये चीज बताई, ये कंसेप्ट आप लोगों के समझ में आ गए तो बस अब आप लोगों को सीधे फैक्ट ही पढ़ने पड़ेंगे कि हाँ कंसेप्ट भी समझ आया, अब फैक्ट भी पढ़ लेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, देखो टाबरों, अब ये कैसे है, रिन्यूएबल यानी कि नवीकरणीय, इसको क्या बोल सकते हैं, नवीकरणीय साधन, ठीक है, नवीकरणीय एनर्जी। और ये कैसे है, अनव्यकरणीय, अनव्यकरणीय, इसको ये बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये एक मैंने चित्रों के माध्यम से भी आप लोगों को समझाने का एक मतलब जरिया बनाया कि आप लोग इससे भी समझ जाए। इसमें देख लो सोलर एनर्जी आ गई, बायोमास एनर्जी आ गई, विंड एनर्जी आ गई, है ना, जियोथर्मल एनर्जी आ गई, यानी कि आपके क्या कह देंगे इसको, भूतापीय ऊर्जा, ठीक है, और हाइड्रो पावर एनर्जी आ गई। और यहाँ पे आप देखोगे नॉन रिन्यूएबल है, तो यहाँ पे देखो फॉसिल फ्यूल ऑयल, जीवाश्म प्राकृतिक गैस और उससे संबंधित खनिज तेल, कोल यानी कि कोयला, नेचुरल गैस, न्यूक्लियर, ठीक है, खनिज तेल हो गया, प्राकृतिक गैस हो गई, और कोयला हो गया, और न्यूक्लियर यानी कि एटॉमिक पावर। तो ये सारे के सारे आप लोगों को नवीकरणीय और अनवीकरणीय भी ध्यान में रखने हैं। ऊर्जा और खनिज ऐसे टॉपिक है जो सभी सिलेबस में शामिल नहीं होते हैं, लेकिन जिसमें शामिल होते हैं तो उसमें से प्रश्न भी बड़े अच्छे पूछे जाते हैं। तो अपने को ध्यान से पढ़नी है चीजें। ज्योग्राफी अपने कंप्लीट होने आई है बेटा, ग्रेड 3 के जितने विद्यार्थी है और सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड भी दे रहे हैं, उन सभी को ध्यान रखना है कि अपने अब फिर नई भूगोल पे आधारित आप लोगों के ये चीजें अब अपने ज्योग्राफी कंप्लीट होने आ गई है। सिर्फ 2 चैप्टर इसके बाद में रहे हैं, वो करवा दूंगा, फिर हकुनामा टाटा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, तो देखो अब बढ़ा आगे, एक एक चीज बढ़ा। सौर ऊर्जा पढ़ते हैं। सबसे पहले सौर ऊर्जा के जो तथ्य पूछे जाते हैं, पहली चीज ज्यादा पूछी जाती है सबसे पहले, तो जहां पे जो बता रहा हूं उसको मोस्ट इंपॉर्टेंट करते हुए चलना, ठीक है। कि देखो सौर ऊर्जा नीति घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य, सौर ऊर्जा पूछ ले तो राजस्थान, ठीक है, क्योंकि राजस्थान में ही सौर ऊर्जा के सबसे ज्यादा जो है संभावना भी देखी जा रही। क्यों, क्योंकि रेगिस्तान साइड, मरुस्थल की साइड में
पेड़ पौधे नहीं है, कम है, धूप पड़ती है सीधी बम्बा बोर्ड, है ना, तो वहां पे जो है सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी प्राप्त करने की संभावना सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे राजस्थान आ गया। प्रथम सौर ऊर्जा नीति 19 अप्रैल 2011 को, और नवीनतम सौर ऊर्जा नीति 18 दिसंबर 2019 को, जो तीसरी थी। ठीक है, जो तीसरी थी, तो ये अपने को सौर ऊर्जा नीतियां भी ध्यान में रखनी है। सौर ऊर्जा में राजस्थान का देश में स्थान प्रथम। अभी अपन ने यहाँ पे ऊर्जा नीति पढ़ा है, और अब यहाँ पे अपने को सोलर एनर्जी देखना है। राजस्थान का प्रथम सौर ऊर्जा आधारित विद्युत संयंत्र कौन सा है? यह है मथानिया, जोधपुर के अंदर। यह है मथानिया, जोधपुर। देखो यहाँ पे क्या पूछा है कि राजस्थान का प्रथम सौर ऊर्जा आधारित विद्युत संयंत्र पूछा है, सौर ऊर्जा आधारित। ये मथानिया, जोधपुर में। मथानिया की मिर्चें फेमस है, और मथानिया का स्पाइस पार्क भी फेमस है, जो पूछा गया अभी एग्जाम में। अभी 4th ग्रेड में पूछा था कि 2nd ग्रेड में पूछा था? 2nd ग्रेड में पूछा, आई थिंक, है ना। तो उसमें जो है, नहीं, 4th ग्रेड में ही पूछा है ना। तो उसमें आप लोगों को पूछा गया, पटवारी में पूछा है, याद आया। देखो ना, 2nd ग्रेड ना 4th ग्रेड, पटवारी के अंदर पूछा गया क्या आपके भैया ये सोलर पार्क, अपने स्पाइस पार्क कहाँ है? 1 मिनट शो दिया था और आप लोगों को पूछा रामगंज मंडी, और ये आप लोगों को बताया था, और इसमें से प्रश्न बन गया है। तो बस लीला लहर पौबारे 25। राजस्थान का प्रथम सौर ऊर्जा विद्युतीकृत गांव कौन सा है? नया गांव दूदू, और ये पड़ता कहां है? जयपुर में। ये कहां पड़ता है? जयपुर के अंदर पड़ता है। ठीक है, ध्यान रखो। फिर राजस्थान का प्रथम सौर ऊर्जा चलित फ्रिज कहां है? बालेसर, जोधपुर के अंदर पड़ता है। कहां है? बालेसर, जोधपुर में। राजस्थान में सौर ऊर्जा चलित नाव, सबसे पहली नाव कहां चली गई? पिछोला जेल में चलाई गई है। पिछोला से संबंधित ये प्रश्न पूछेंगे आप लोगों को, ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। साथ ही साथ ध्यान रखो, राजस्थान की सबसे बड़ी सौर वेधशाला ये कहां है? फतेह सागर, उदयपुर के अंदर। ये कहां है? फतेह सागर जेल, उदयपुर में। और राज्य का प्रथम निजी क्षेत्र का सौर बिजली घर ये खींवसर में है। ये तो है पहला विद्युत संयंत्र, ये है विद्युतीकृत गांव, और ये है आप लोगों के निजी क्षेत्र का, प्राइवेट सेक्टर का सौर बिजली घर जो है पहला खींवसर नागौर के अंदर है। ठीक है, और राज्य में प्रथम 100 किलोवाट का सौर ऊर्जा संयंत्र कहां है? ग्वारीर, झुंझुनू, ग्वारीर गांव, झुंझुनू। अब सौर ऊर्जा संयंत्र या सोलर पार्क के मामले में मिलान वाला एक प्रश्न बना था हाल ही में, जिसमें ये पूछे थे आप लोगों को, है ना। ग्वारीर पूछा था, अगोरिया पूछा था, धुनिया पूछा था, सारी की सारी चीजें है ना बेटा करवा रखी है। अब क्या होता है कि बच्चे जो है आजकल स्टेबल नहीं है, एक जगह से वो मन लगा के पढ़ते नहीं है, उनके दिमाग में 17 फितूर चलते हैं, थोड़ी यहां से पढ़ेंगे, थोड़ी वहां से पढ़ेंगे, वो बच्चे हो जाते हैं खराब। और जो कहीं से भी एक जगह से मन लगा के पढ़ लेते हैं, उनको जो है पूरी जानकारी मिल जाती है। ठीक है, ये जानकारी सारी दे रखी है, लेकिन बेटा याद तो करनी पड़ेगी ना चीजें। अब सीधा मिलान वाला आता है, ग्वारीर, झुंझुनू, है ना, अगोरिया, धुनिया आते हैं। अभी आज की क्लास में सारे बताने वाला हूं आपको। अगले देखो, सौर ऊर्जा चलित राज्य का पहला एटीएम कहां है? मनोहरपुरा। ये ग्रामीण हटा देना, आप इसको सिर्फ जयपुर रखना। और कुसुम योजना के तहत देश का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र ये बालोजी गांव, कोटपुतली, बहरोड। अब मिलान वाले में ऐसी चीजें ही पूछी जाती है। अब बालोजी गांव डायरेक्ट दे देनी, तो जो बालोजी गांव रो है वो तो करे ना आई, अड़े पड़ेरा भी करे ना आई, लेकिन दूसरा सब थोड़ी कर सके। तो ये चीजें ध्यान रखनी है भाई। सौर ऊर्जा चलित प्रथम मिल्क चिलिंग प्लांट कहां है? भरतपुर के अंदर है। और प्रथम सोलर पार्क मोस्ट इंपॉर्टेंट कर देना, इससे तो प्रश्न छूटता ही नहीं है, बनता ही बनता है। बडला के अंदर बहुत सारे फेज में काम चल रहा है। बडला फलोदी के अंदर है, सबसे बड़ा, अपने विश्व का सबसे बड़ा जो सोलर पार्क है वो भी यही है। राजस्थान में पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा संचालित पहला धार्मिक स्थल ट्रस्ट कौन सा है? जसोल धाम, बालोतरा के अंदर। यहाँ किसका मंदिर है? माझी शाह, पटियाणी शाह का मंदिर है, जिन्हें बुआसा के नाम से भी जानते हैं। राजस्थान का प्रथम सौर ऊर्जा चलित रेलवे स्टेशन कौन सा है? गोरम घाट, राजसमंद के अंदर पड़ता है। देखो गोरम घाट और कामली घाट आप लोगों को जब दर्रे पढ़ाए थे तब बताया था, ये पर्यटक स्थल भी है, बहुत जबरदस्त। मीटर गेज ट्रेन जाती है यहाँ, राजसमंद के अंदर पड़ता है। ठीक है, राजस्थान का प्रथम सौर ऊर्जा आधारित दूरदर्शन रिले केंद्र कौन सा है? रावत भाटा, चित्तौड़गढ़ के अंदर है। और सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादित जिला कौन सा है? जोधपुर जिला है। कौन सा है? जोधपुर। पावर पैक योजना का संबंध किससे? डायरेक्ट पूछते हैं, सौर ऊर्जा से। जैसे आपको अभी पूछा था हाल ही में कि चेतक परियोजना का संबंध किससे है, तो चेतक परियोजना परिवहन से जुड़ी हुई है ना, ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ी हुई है। आप लोगों को वन लाइनर उठा के देख लेना, डायरेक्ट लाइन दे रखी है चेतक परियोजना, और उसमें स्पेशल ये भी दे रखा है कि बिछवाल, संबंध कहां से? बिछवाल से। ऐसे ही प्रश्न बन रहे हैं।
सेज यानी कि सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेज जोन इसको कहा जाता है, ठीक है। सेज इसको ऐसे कर देना, इस सेज को है ना ये इस तरीके से लिखो आप, ये करना सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेज जोन, ये सेज करना, ठीक है। राज्य का पहला 55,000 लीटर पानी गर्म करने वाला सोलर हीटर कहाँ है, तो ये बिट्स पिलानी के अंदर है, झुंझुनू में, ठीक है। और सेज त्रिकोण के अंदर कौन कौन से जिले शामिल है, जोधपुर है, फलोदी है, बाड़मेर, बालोतरा और जैसलमेर। जोधपुर, फलोदी, बाड़मेर, बालोतरा और जैसलमेर है, ठीक है। तो मैं आप लोगों के लिए हाथों हाथ 41 जिलों के अनुसार भी अपडेट कर रहा हूं चीजें, कि 50 के अनुसार अलग थी, अब 41 के अनुसार अलग है। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है साथ साथ, ठीक है। चलो टाबरो आगे बढ़ा, देखो अब बढ़ा अपा पवन ऊर्जा के साइड, ठीक है। पवन ऊर्जा पढ़ते हैं। अब बड़ी बड़ी पवन चक्कियां देखी होगी आपने, पवन चक्की का एक एक पंखा जो है बहुत बड़े बड़े टर्बो में डाल के ले जाया जाता है। और पवन चक्की यानी कि विंड एनर्जी, जैसे हवा चलेगी वैसे ही ऊर्जा उत्पन्न होगी। तो देखिए इसमें क्या क्या चीजें पूछते हैं आप लोगों को। तो पवन ऊर्जा के क्षेत्र में देश में राजस्थान का स्थान चौथा है, देश में चौथा है। प्रथम स्थान तमिलनाडु का है इसके अंदर, इसमें राजस्थान नहीं है, सोलर एनर्जी में राजस्थान है, इसमें तमिलनाडु पहले स्थान पे है। प्रथम पवन ऊर्जा नीति 18 जुलाई 2012 को जारी की गई। ये नीतियां आप लोगों के मोस्ट इंपोर्टेंट रहती है, पूछते हैं। नवीन पवन और हाइब्रिड ऊर्जा नीति 19 दिसंबर 2019 को जारी की गई। लक्ष्य 2024-25 तक पवन ऊर्जा से 4000 मेगावाट उत्पादन का लक्ष्य रखा गया इस पवन ऊर्जा हाइब्रिड नीति के तहत। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार राज्य में पवन ऊर्जा की 150 मीटर की ऊंचाई पर अनुमानित क्षमता लगभग 284 गीगावाट है। यदि प्रश्न आप लोगों को लैंग्वेज पे आधारित पूछा गया तो ये चीज पूछी जा सकती है, वैसे पूछने की संभावना कम है, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ पढ़ लेना है। राज्य में मार्च 2024 तक कुल 5209 मेगावाट क्षमता के पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। और राज्य में सर्वाधिक पवन ऊर्जा वाला जिला, अब प्रश्न बनने वाली लैंग्वेज अब आई है, सर्वाधिक पवन ऊर्जा कहां, जैसलमेर। इसे पंखों की नगरी इसीलिए कहा जाता है, पंखे बड़े बड़े लगे होते हैं ना। सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा की संभावना यहीं पे क्यों है, क्योंकि हवा निर्बाध रूप से बहती है, हवा के बीच में रुकावट है कोई नहीं है यहाँ। राज्य में निजी क्षेत्र की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना बड़ा बाग जैसलमेर, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना इसे, प्राइवेट सेक्टर की पहली। भारत का दूसरा पवन ऊर्जा पार्क लोदरवा जैसलमेर में, और प्रथम जो है वो गांडीकाटा आंध्र प्रदेश में है। तो राजस्थान का पहला कह सकते हो, लेकिन देश का दूसरा कह सकते हो आप, ठीक है। भारत का दूसरा और राजस्थान का पहला कह सकते हो आप, लोदरवा जैसलमेर। राज्य में प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र, देखो ये पवन ऊर्जा पार्क है और ये पवन ऊर्जा संयंत्र है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं परियोजना, तो इन सभी को मिक्स मत कर देना, मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे। बच्चे क्या करते हैं, गुरुजी यहां भी पहला, यहां भी पहला, ये सब क्या है, तो देखो यहां लिखा है परियोजना, यहां लिखा है ऊर्जा पार्क, यहां लिखा है ऊर्जा संयंत्र, तो इसलिए मिक्स नहीं करना है। ऊर्जा संयंत्र अमर सागर जैसलमेर में 2 मेगावाट कैपेसिटी है इसकी। राज्य में दूसरी पवन ऊर्जा परियोजना देवगढ़ प्रतापगढ़ के अंदर है, 2.25 मेगावाट कैपेसिटी है। और ये स्पेशली देवगढ़ के नाम से ही पूछते हैं आप लोगों को, बड़ा था प्रश्न, देवगढ़ पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ है, मिलान वाले बनते हैं यहां से। राज्य में सर्वाधिक पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने वाली कंपनी कौन सी है, सुजलोन एनर्जी कंपनी है। सुजलोन के शेयर जो है पहले बहुत कम रुपए रेट में आए थे, 5-7 रुपए मिल रहे थे, आजकल इसकी रेट चल रही है 60-70 रुपए। देखो ध्यान रखना पड़ता है सारी चीजों का। तो सुजलोन के शेयर में जिसने मान लीजिए 7 रुपए के अंदर शेयर खरीदा था और अब 70 रुपए के करीब चल रहा है, तो कितना बेनिफिट हुआ है उससे देख लो। अब किसी ने 1 लाख रुपए के ले लिए मान लीजिए 7 रुपए के हिसाब से, और अब 70 रुपए हो गए, तो 70 इंटू 1 लाख कर लो, 7 इंटू 1 लाख करना पहले तो, है ना। 7 रुपए के हिसाब से 1 लाख के लिए है, अब उसके देख लो कि आप कितने गुना हो गए, हुए कि नहीं। चलिए अब देखो आगे बढ़ते हैं, ये यहां पे ध्यान दो, अन्य पवन ऊर्जा संयंत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मिलान में यही पूछते हैं। बीठड़ी फलोदी के अंदर, सोडा बांधन जैसलमेर, आकलगांव जैसलमेर, पोहरा जैसलमेर और हर्ष पर्वत सीकर, ठीक है। यहाँ पे हर्ष पर्वत में कंपनी भी पूछ सकते हैं, तो एयरकॉन कंपनी है इसकी, एयरकॉन कंपनी है, ठीक है। चलो चलो टाप आगे बढ़ते हैं। तो सुजलोन के शेयर आपने भी लिए होते तो 10 गुना आपको फायदा हो जाता।
₹7 के 70 हो गए सीधी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक चलो। ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है, एक्स्ट्रा फैक्ट देखिए कब मनाया जाता है, 14 दिसंबर। आजकल ऐसे प्रश्न आप लोगों के अच्छी तरीके से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ऊर्जा संरक्षण दिवस जो है 14 दिसंबर को मनाते हैं। राजस्थान में कौन सी ऊर्जा का पूर्णतः अभाव है और भविष्य में कोई संभावना नहीं है, बताइए। इसका उत्तर आप लोगों के लिए मैं छोड़ रहा हूं कि राजस्थान में ऐसी कौन सी ऊर्जा है जो पूर्णतः अभाव है। अब देखो, और भविष्य में संभावना नहीं है, छोड़ू आप लोगों के लिए कि बता देता हूं। वो ऊर्जा है ज्वारीय ऊर्जा। वो कौन सी है? ज्वारीय ऊर्जा है। अब बताइए क्यों? क्योंकि अपने समुद्र से टच में नहीं रहते हैं। और ज्वारीय ऊर्जा कहां से प्राप्त की जाती है? समुद्र से, ज्वार भाटे से वो ऊर्जा प्राप्त की जाती है। इसलिए इस ऊर्जा का कोई अपने यहाँ पे संभावना नहीं है। राजस्थान के ऊर्जा से संबंधित प्रमुख उपक्रम अपने को ध्यान में रख लेने हैं एक साथ। देखो, रेडा, इनमें फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। राजस्थान ऊर्जा विकास प्राधिकरण जनवरी 1985 में स्थापित हुआ था। RSPCL, राजस्थान स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है, 1995 लिमिटेड कर देना यहाँ। ठीक, फिर 2002 में राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम में इसका विलय कर दिया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट, RREC, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम, ये है अगस्त 2002 के अंदर। ठीक है, यहीं पे ये राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम आया ना 2002 में, जब इसका गठन हुआ तो ये RSPCL को इसके अंदर विलय कर दिया गया। फिर देखो, रेडा और RSPCL का विलय किया गया है। यहाँ पे रेडा और RSPCL का विलय। राजस्थान राज्य विद्युत मंडल 1957 और राजस्थान विद्युत नियामक प्राधिकरण जनवरी 2001। तो इनसे संबंधित आप लोगों को सन ध्यान में रखने, इन सन से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। ये राजस्थान के ऊर्जा संबंधित आप लोगों के प्रमुख उपक्रम में है। ठीक है, प्रमुख उपक्रम है। चलो भाई स्क्रीनशॉट ले लो। अब राजस्थान में ताप विद्युत परियोजनाएं, इनसे भी बड़े अच्छे प्रश्न पूछते हैं। ताप विद्युत परियोजना, इसमें देखो 3 तरीके के प्लांट होते हैं। सबसे पहले ये समझो 3 तरीके के प्लांट होते हैं। नंबर 1 का आते हैं आपके सुपर थर्मल पावर प्लांट। इसमें क्या होता है, 1000 मेगावाट से अधिक उत्पादन क्षमता वाले प्लांट आ जाते हैं। फिर आता है सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट, जिसकी किसी एक इकाई की उत्पादन क्षमता 500 मेगावाट से अधिक हो। अब आप लोग कई जगह पढ़ते हो कि यहाँ पे सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर लिखा हुआ है या सुपर थर्मल पावर लिखा हुआ है, डायरेक्ट पढ़ते हैं तो याद नहीं आता है। जबकि ये चीज ध्यान में रही तो आप लोग इसमें जो है अंतर कर पाओगे। और फिर आता है अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट, 4000 मेगावाट से अधिक क्षमता वाले प्लांट होते हैं, वो आ जाते हैं अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट के अंदर। तो अब जब भी ये आप लोगों को चीजें पढ़ने में आएगी तो इन चीजों को ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अब देखो, सुपर थर्मल पावर प्लांट राजस्थान में आप लोगों को ध्यान रखने 6 जगह। एक तो सूरतगढ़ गंगानगर, एक कोटा के अंदर है, एक कंवई बारा के अंदर है, भादरेस बाड़मेर में, छबड़ा बारा में और काली सिंध झालावाड़ के अंदर। ये 6 जगह आप लोगों को ध्यान रखना है सुपर थर्मल पावर प्लांट। ये देखो, जहां पे 1000 मेगावाट से अधिक उत्पादन क्षमता है, यहाँ पे इनकी कितनी है, 1000 मेगावाट से अधिक उत्पादन है, अधिक उत्पादन क्षमता है। सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट आप लोगों को कितने ध्यान रखने हैं, 4 ध्यान रखने हैं। एक छबड़ा बारा में, एक कंवई बारा, एक काली सिंध झालावाड़ और सूरतगढ़ गंगानगर। यानी कि यहां से ये भादरेस हट जाएगा और आप लोगों के कौन सा हट रहा है, कोटा हट रहा है। ठीक है, और कोटा हट रहा है, बाकी सारे के सारे आप लोगों के आ रहे हैं इनमें से। ठीक है, भादरेस और कोटा हट रहा है, बाकी सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट के अंदर ये आ रहे हैं आप लोगों के। ठीक है, चलिए राजस्थान में देखो ताप विद्युत परियोजना से संबंधित सूरतगढ़ जो सुपर थर्मल पावर प्लांट है उसको राजस्थान का आधुनिक विकास तीर्थ के नाम से जाना जाता है। सूरतगढ़ को स्पेशली, सूरतगढ़ नाम की जगह को भी इसी नाम से जाना जाता है। यह राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर प्लांट है और इसको मोस्ट इंपोर्टेंट करना। राजस्थान की बिटुमिनस कोयले पर आधारित एकमात्र परियोजना कौन सी है, कोटा परियोजना है। कौन सी है, कोटा। बिटुमिनस कोयले पर आधारित एकमात्र परियोजना कौन सी, कोटा परियोजना। मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना ये, क्योंकि लिग्नाइट आधारित तो पूछते हैं लेकिन यहाँ पे आप लोगों को बिटुमिनस का स्पेशल ध्यान रखना है। राजस्थान का पहला सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट कौन सा है, कंवई बारा के अंदर।
सर्वाधिक विद्युत उत्पादन क्रमशः कहां होता है? पहले सूरतगढ़ में, फिर छबड़ा के अंदर, सबसे ज्यादा सूरतगढ़ में। और लिग्नाइट वाले को भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करो, बहुत बार पूछते हैं। लिग्नाइट आधारित प्रमुख परियोजना कौन सी है? देखो, गीरल, भादरेस, बाड़मेर, कपूडी, जालिपा प्रस्तावित है इसके अंदर, और बिठनोक, गुड़ा बीकानेर के अंदर। एक बार ये प्रश्न बना था, गुड़ा लिग्नाइट आधारित निम्न में से कौन सी जो है लिग्नाइट आधारित परियोजना नहीं है, और फिर अलग अलग नाम दे दिए। और ये नाम आप लोगों को इसी तरीके से ध्यान रखना है, ठीक है। क्या क्या ध्यान रखो कि गीरल और भादरेस बाड़मेर में, कपूडी और जालिपा भी बाड़मेर की प्रस्तावित है, और बिठनोक और गुड़ा बीकानेर की है। बिठनोक और गुड़ा बीकानेर की है। अब ले स्क्रीनशॉट। मतलब ऊर्जा वाला टॉपिक जितना सरल हो सकता है नोट्स बनाने में, उतना मैं सरल करके लेके आया हूं। और सरल करने का मतलब यह नहीं है कि एग्जाम में सवाल नहीं बने, तो एग्जाम में सवाल इनमें से ही बनते हैं आपके, ठीक है। और जितना आप लोगों को एक्स्ट्रा जानकारी से जितना बचना, मतलब अनावश्यक से जितना बचना चाहिए, ऊर्जा जितना कठिन जो टॉपिक है उसको कैसे याद किया जाए आसानी से, वो प्रयास मेरे द्वारा किया जा रहा है, ठीक है टाबरों। देखो, अब पढ़ते हैं बायोमास एनर्जी, इसको बोलते हैं जैविक द्रव्य ऊर्जा। ये सारी चीजें हमने जो है आप लोगों को बेहतरीन जीजीडी फैक्ट्स के रूप में दी थी, ठीक है। अब क्योंकि नए बच्चे कई सारे जुड़े हैं तो उनके पास में ये फैक्ट्स अवेलेबल नहीं है, तो कोई बात नहीं, क्लास के अंदर मैंने शामिल किया है, तो ये बेहतरीन जानकारी आपके पास में पहुंच रही है वैसे भी, ठीक है। देखो, बायोमास अपशिष्ट पदार्थों से प्राप्त होने वाली महत्वपूर्ण ऊर्जा है, और राजस्थान में बायोमास के प्रमुख स्रोत कौन से हैं? सरसों की भूसी से और विलायती बबूल, जिसे बोलते हैं जूली फ्लोरा, इनसे प्राप्त की जाती है बायोमास एनर्जी। बायोमास पॉलिसी ध्यान में रखें, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना इसे, 26 जनवरी 2010, और इससे 300 मेगावाट से अधिक उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा गया है। ये पूछी जाती है चीजें। बायोमास एवं वेस्ट टू बेस्ट एनर्जी नीति 2023, ये 29 सितंबर 2023 को जारी की गई, ये भी पूछी जा सकती है। राज्य में मार्च 2024 तक 128.45 मेगावाट क्षमता के 14 बायोमास संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। अब मान लीजिए ये नहीं भी पूछे तो ये पूछ सकते हैं कितने बायोमास संयंत्र, तो संख्या ध्यान रखनी है। और जिसमें से 28 मेगावाट क्षमता के 2 संयंत्र 2012 से बंद है, लेकिन 14 स्थापित किए जा चुके हैं, ये ध्यान रखना है। वर्तमान में आप लोगों को ध्यान रखना है 105.40 मेगावाट क्षमता के 8 बायोमास संयंत्रों की स्थापना का कार्य प्रगति पर है। और बायोमास पर आधारित पहला संयंत्र कौन सा है? पदमपुर, आप लोगों के श्री गंगानगर 2003 से। यदि प्रश्न बनेगा, जहां तक मुझे लगता है कि बायोमास से प्रश्न बनेगा, तो सबसे ज्यादा संभावना इस पदमपुर वाले की है। पदमपुर श्री गंगानगर वाले की प्रश्न की सबसे ज्यादा संभावना है। राजस्थान में प्रथम सरसों की खल पर आधारित बिजली संयंत्र कौन सा, बिजली घर कौन सा है? खेडली अलवर, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना। विलायती बबूल से बिजली बनाने का प्रथम संयंत्र नोलाबास अजमेर। और राजस्थान में बायोमास की सर्वाधिक संभावनाएं कहां है? श्री गंगानगर के अंदर बेटा। और बालोतरा में शहरी कचरे द्वारा बायोमास उत्पादन किया जाता है। जो नीचे की 5 लाइनें यहां पे बताई है मैंने आप लोगों को, यहां से यहां तक, ये सारी मोस्ट इंपोर्टेंट करना, ये सारी मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना। नीचे वाले सारे के सारे 5 लाइनें मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो, एक बार वापस देखते हैं राजस्थान में प्रथम जो मोस्ट इंपोर्टेंट है चीजें, वो एक बार वापस नजर बाहर निकालते हैं। राजस्थान की प्रथम ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? अपने ध्यान रखना, अमर सागर जैसलमेर, ठीक है। प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? अपने अमर सागर जैसलमेर। लिग्नाइट आधारित राजस्थान का प्रथम भूमिगत विद्युत संयंत्र कौन सा है? मेड़ता सिटी नागौर, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। बायोमास आधारित राजस्थान का प्रथम बिजली घर पदमपुर श्री गंगानगर। सरसों की खल पर आधारित पूछे तो खेडली अलवर। लिग्नाइट पर आधारित राजस्थान का प्रथम बिजली घर पूछे तो थुमली गांव शिव बाड़मेर में। और राजस्थान का प्रथम सुपर थर्मल पावर प्लांट पूछते हैं तो ध्यान रखना ठुकराना गांव सूरतगढ़ का है। कौन सा है? ठुकराना गांव सूरतगढ़। और राजस्थान का प्रथम निजी क्षेत्र का सौर बिजली घर कौन सा है? वो खींवसर, अभी अपन ने पढ़ा। और ध्यान रखो, प्राकृतिक गैस आधारित पूछे, मोस्ट इंपोर्टेंट, प्राकृतिक गैस आधारित प्रथम विद्युत संयंत्र शक्ति परियोजना पूछते हैं तो जैसलमेर के अंदर रामगढ़, जैसलमेर में रामगढ़ है, यह ध्यान रखना है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो भाई, देखो टाबरो, अब गैस आधारित विद्युत परियोजनाएं जो है वो पढ़ लेते हैं अपन। देश का पहला भूमिगत गैस आधारित बिजली घर कौन सा? अभी अपन ने देखा है मेड़ता रोड, अभी लास्ट यही देखा। राजस्थान की प्रथम गैस विद्युत परियोजना कौन सी है? अंता 12, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना इसे।
इसमें गैस की आपूर्ति हजीरा बीजापुर जगदीशपुर पाइपलाइन से होती है। एक बार यही प्रश्न आप लोगों को पूछा गया और यह एनटीपीसी द्वारा संचालित है, 9 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, राजस्थान में स्थापित केंद्र सरकार की पहली गैस विद्युत परियोजना केंद्र सरकार की है। ये राजस्थान में है लेकिन केंद्र सरकार की है, ये ध्यान रखना है। और राजस्थान की दूसरी गैस आधारित परियोजना कौन सी है? रामगढ़। और निजी क्षेत्र पर प्रथम गैस आधारित पावर प्लांट कौन सा है? अपने केशोरायपाटन बूंदी के अंदर। कहां है? केशोरायपाटन बूंदी के अंदर, केशोरायपाटन बूंदी में है। ठीक है, चलिए अब इसमें कोई ज्यादा समझने वाली चीजें नहीं है, देखो और फिर याद करने की कोशिश करो सीधी। अब देखो राजस्थान में आणविक ऊर्जा की तरफ बढ़ते हैं। अणु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा जिसको कहा जाता है, एटॉमिक पावर। ठीक है, एटॉमिक पावर से संबंधित देखो कौन से प्रश्न आप लोगों के पूछे जाते हैं। देखिए आणविक ऊर्जा है क्या? परमाणु ऊर्जा प्लांट्स के माध्यम से आणविक खनिजों से प्राप्त की जाने वाली ऊर्जा परमाणु ऊर्जा या आणविक ऊर्जा कहलाती है। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा प्लांट कौन सा है? तारापुर महाराष्ट्र में 1962 यूएसए की सहायता से स्थापित किया गया। लेकिन राजस्थान का पहला पूछे तो ध्यान रखना, रावत भाटा चित्तौड़गढ़। इसीलिए चित्तौड़ को क्या कहा जाता है? शक्ति और भक्ति की नगरी। एटॉमिक पावर यानी शक्ति, और वहां पे मीराबाई ने भक्ति की है तो फिर भक्ति की नगरी, शक्ति और भक्ति। स्थापना देखो इसकी पूछी जाती है 1965 कनाडा के सहयोग से। उत्पादन शुरू हुआ 16 दिसंबर 1973। ये भारी पानी प्रौद्योगिकी पर आधारित देश का पहला संयंत्र है, ये भी ध्यान रखो। D2O पर आधारित। फ्रांस की एरेवा कंपनी से प्राप्त यूरेनियम का इसके अंदर उपयोग किया जा रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कर देना, ठीक है। तो यदि डिटेल में जाकर पूछेंगे तो एरेवा कंपनी पूछ सकते हैं आप लोगों को। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो राजस्थान में जो रावत बाटा के अंदर इकाइयां संचालित है, वहां 6 इकाइयां संचालित है और 6 के 6 आपको हो सकता है पूछे। यदि बहुत कठिन पेपर बनाने की एग्जामिनर सोचेगा तभी ये इकाइयां पूछी जाएगी, नहीं तो नहीं पूछेंगे। ठीक है, इसमें क्या पूछ सकते हैं? इसमें पूछ सकते हैं इनकी मेगावाट कैपेसिटी पूछ सकते हैं और इनको कब अस्तित्व में लाया गया वो पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं तो आप लोगों को रिकमेंड यही कहूंगा कि ये चीजें याद नहीं होती, हमारा तो काम है आप लोगों को चीजें उपलब्ध करवानी पड़ती है, लेकिन इस पे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। इसको याद करने के चक्कर में हम बहुत सारी चीजें जो है समझौता कर बैठेंगे। तो यहाँ पे ये चीजें मैं उपलब्ध जरूर करा रहा हूं, क्या हाँ आपको लगे कि समय मिल रहा है और याद करनी चाहिए तो कर लेना, बाकी इसमें समय ज्यादा व्यर्थ करना मत। ठीक है, ये ध्यान रखना कि 1180 मेगावाट इनकी कुल क्षमता है, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, राजस्थान में दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? दानपुर बांसवाड़ा के अंदर, जो निर्माणाधीन है। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो छपने लायक मुझे लगता है ना, इसकी कैपेसिटी 700 मेगावाट जो छपने लायक मुझे लगता है वो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको बता ही दूंगा कि यहाँ पे ध्यान दो बेटा। और जहां पे मैं नहीं कह रहा हूं वहां से प्रश्न बनते भी कम ही है, तो जहां मोस्ट इंपॉर्टेंट कह रहा हूं वो प्रश्न हूबहू छपते हैं। पिछले 4 साल का तो रिकॉर्ड है अपना, आप खुद उठाकर देख लो, स्टूडेंट जो सिलेक्ट हुए उनसे पूछ लो। तो फिर यहाँ पे मैं जहां फोकस आप लोगों को करने को कहूं वहां पे जरूर करना। अब देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पूरी स्लाइड को मोस्ट इंपॉर्टेंट करो, क्योंकि जो छपते हैं वो हमें पता है भैया कि हाँ क्या छपेंगे, हम आगे देंगे वही छापेंगे। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, हम नहीं बनाते पेपर। ठीक है, थे ही मत सोच लियो कि हाँ गुरुजी थे कहो इनो मतलब थे ही बना भेजो, नहीं नहीं हम नहीं बनाते। मोस्ट इंपॉर्टेंट बता सकता हूं मैं आप लोगों को कि ये है, लेकिन हम पेपर नहीं बनाते नहीं बनाते नहीं बनाते नहीं बनाते। ठीक है, चलो देखो बेटा, राजस्थान के प्रमुख सोलर प्लांट, ये अब मिलान वाले प्रश्न बनते हैं। अब इसमें से मैं आप लोगों को बताऊं, ये देखो मथानिया प्लांट पूछा, अबोरिया, इसको जो है अगोरिया, अगोरिया कर देना, अगोरिया ये भी पूछा, अगोरिया अबोरिया सोलर प्लांट ये पूछा, धुनिया पूछा और गौरीर पूछा, ये मिलान वाला सवाल पूछा था। देख लो चारों के चारों यहाँ पे दे रखे हैं। मथानिया सोलर प्लांट जोधपुर फर्स्ट ग्रेड के अंदर पूछा था, वो भी बता दूं कहां पूछा था, फर्स्ट ग्रेड के अंदर। ठीक है, अबोरिया सोलर प्लांट बाड़मेर, खींवसर सोलर प्लांट नागौर, गौरीर झुंझुनू, मोपला सोलर प्लांट जैसलमेर और धुनिया कहाँ है? जोधपुर। ऐसे ही पूछा। ठीक है, और इसके अलावा फिर क्या पूछ सकते हैं यहाँ सोलर प्लांट के अंदर? फिर आप लोगों को सबको पता है, एक तो ये तो बडला, बडला कहाँ है? बडला फलोदी के अंदर, बडला कहाँ है? फलोदी। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा। और पवन ऊर्जा संयंत्र से भी ऐसे ही पूछते हैं। अमर सागर कहाँ है? जैसलमेर, सर्वप्रथम राज्य में पवन ऊर्जा उत्पादन केंद्र। ठीक है, देवगढ़ कहाँ है? प्रतापगढ़ के अंदर, बिठड़ी फलोदी के अंदर, दमोतर कहाँ है? प्रतापगढ़ के अंदर, और सालमगढ़ कहाँ है? प्रतापगढ़ के अंदर।
तो यहाँ पे भी ये भी ऐसे ही पूछते हैं। और ये आप लोगों को जो है ऐसे का ऐसे उसी का पेज लिया है मैंने, ऐसे का ऐसे आप लोगों को वन लाइनर अपनी जीजीडी वन लाइनर में मिल जाएगा, है ना। ये पेज ऐसे का ऐसे दे रखा है। जो चीजें आप लोगों को याद करनी है, पढ़नी है, एग्जाम में प्रश्न बनता है, वो सारी प्रोवाइड करवा दी है। जैसलमेर के अंदर देखो सोडा बांधन, आकल, बड़ा गांव, हंसुआ, फतेहगढ़, पोहरा। और हर्ष का पर्वत कहाँ है? सीकर के अंदर है। नवीनतम पवन और हाइब्रिड ऊर्जा नीति कब है? 18 दिसंबर 2019। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पूरा का पूरा पेज, इसमें से एक भी शब्द भी आप लोगों को छोड़ने की इजाजत नहीं है, ठीक है। चलिए अगला पेज देख लिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। राज्य की प्रमुख बायोमास ऊर्जा संयंत्र पदमपुर श्री गंगानगर के अंदर 2003 में स्थापित राज्य की प्रथम बायोमास परियोजना। खेड़ली अलवर सरसों की खल या भूसी पर आधारित। बालोतरा राज्य की सबसे बड़ी बायोमास परियोजना और शहर के कूड़े कचरे से बायोमास बनाने के लिए कार्यरत। अजमेर इजरायली बबूल विलायती बबूल पर आधारित। रंगपुर कोटा के अंदर, देवली टोंक के अंदर, कोटपुतली जयपुर, सांगरिया हनुमानगढ़, कचेला बागरसी, साचोर, चंदेरिया चित्तौड़गढ़। अब मिलान में यही तो चीजें दी जाती है आपको, और यही चीजें जो है मिलान में दी जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सारी की सारी। बायोफ्यूल नीति 2018 लागू करने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान ही बना है। और विश्व जैव ईंधन दिवस बेटा 10 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अब मैं आप लोगों के साथ में एक सारणी और साझा कर रहा हूं, और जिसमें से आप लोगों को चीजें पूछी जाती है। अब ये क्या है? ऊर्जा की अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता। इसमें आप लोगों को कुछ नहीं करना है, ये 2024-25 वाले जो आंकड़े हैं उनमें आप लोगों को ये 1, 2 और ये 3 और 4 इनको देख लेना है, ठीक है। इनको देख लेना है, बाकी सारे याद करने जाओगे होगा नहीं। 2024-25 वाले यानी कि ये कैसे हैं? ये नवीनतम है, ये नवीनतम है आंकड़े, ठीक है। लास्ट टाइम जब पढ़ाया 23-24 वाले पढ़ाए थे, क्योंकि उस समय वो नवीनतम थे। अब आप लोगों को ये प्रोवाइड करवा रहा हूं। जिनके पास में जीजीडी वन लाइनर है उनके अंदर ये सारणी शामिल की हुई है, आर्थिक समीक्षा से ली हुई ये सारणी है, ठीक है। ये किससे ली हुई है? आर्थिक समीक्षा आधारित सारणी है, ठीक है बेटा। तो ये ध्यान रखना, इसमें से वो चीजें याद कर लेना, ठीक है। 31, 13.77 वगैरह ये, बस इसके अलावा ज्यादा नहीं पूछते हैं, ठीक है। चलो टावरो, इसके साथ ही आप लोगों के जो है ये क्लास मतलब वैसे तो लंबी चलनी चाहिए थी, लेकिन इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक भी नहीं है, लेकिन अपने को पढ़ लेना है एक बार के हाँ चीजें क्या बन सकती है वो। तो राजस्थान की ऊर्जा से संबंधित टॉपिक आप लोगों के ये यहीं पे एक ही क्लास में पूरा हो रहा है, ठीक है। तो जहां जहां मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया है उन सभी को अच्छे से याद करके चलना, ठीक है। बाकी ज्यादा जैसे बोरिंग जो चीजें लगती है कि ये समय ज्यादा लग रहा है और याद नहीं हो रही है, तो उसको एक बार के लिए स्किप करना है, पढ़ लेना है, लेकिन याद करने में ज्यादा समय वहां नहीं लगाना, क्योंकि बाकी और भी बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। और जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया इस टॉपिक में वो जरूर से जरूर याद कर लेना, ठीक है ना। 40 मिनट के अंदर ही आप लोगों की ये क्लास अपन ने पूरी कर ली है। चलिए साथियों, आज की इस क्लास में इतना ही। अब मिलते हैं अगली क्लास में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।